गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी? संसाधनों की प्रकृति की। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे संसाधन और पर्यावरण के मध्य जो अंतः संबंधता पाई जाती है उसकी बात करेंगे कि मानव और जो पर्यावरण है उसके जो संबंध हैं वह किस प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि पर्यावरण के वे सभी तत्व जिनका मानवीय उपयोग संभव है क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। कि पर्यावरण के वे सभी तत्व जिनका मानवीय उपयोग संभव है वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन प्रकृति के संपूर्ण जैव जगत का आधार होते हैं जिन पर जीवों का अस्तित्व निर्भर करता है और उन सभी तत्वों पर मानवीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पक्ष भी निर्भर करते हैं। बात आती है ये मनुष्य क्या करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग करता है और सांस्कृतिक भूदृश्य को वह विकसित कर लेता है। उपयोग कैसे करता है? अपने ज्ञान के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, तकनीकी दक्षता के माध्यम से। इन्हीं कारणों से वह अन्य जीवों से आगे है। कह सकते हैं कि मनुष्य क्या है? एक बुद्धिजीवी प्राणी है और वह अपने स्किल्स का प्रयोग करके, कौशल का प्रयोग करके क्या अन्य जीवों से आगे निकल गया है। कि मनुष्य ने पर्यावरण के जो प्रतिरोध हैं उनसे बचने की विधियां भी विकसित कर ली हैं। कह सकते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या का जो मानवीय दबाव है वह किस पर पड़ेगा? पर्यावरण पर पड़ेगा। वह पर्यावरण पर पड़ेगा जिसके कारण क्या होगा? जो हमारे संसाधन हैं उनमें कमी आएगी। तो पर्यावरण में जो सर्व सुलभ जो संसाधन हैं जैसे वायु है, जल है, उनका धीरे धीरे अवनयन होना चालू हो जाता है। तो इन संसाधनों की बहुलता तथा नव्यकरणीय प्रकृति होने के कारण ही मौलिक गुणवत्ता ह्रास हो जाने से पुनर्स्थापन असंभव हो जाता है। अब जैसे कोई बात करें हम एग्जाम्पल की कि जैसे गंगा नदी है 5 दशकों में इतनी अधिक प्रदूषित हो गई है कि 21वीं सदी तक भी उसका पुनर्स्थापन नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रकृति ने उसका पुनर्स्थापन कर दिया। कोरोना आया और जो हमारी गंगा थी वो क्या हो गई? पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गई। हमने करोड़ों खर्च किए उस पर, लेकिन तब गंगा का शुद्धिकरण नहीं हुआ, गंगा शुद्ध नहीं हुई, या गंगा में जितने भी बाहर से केमिकल या अन्य जो प्रदूषित वस्तुएं डाली जा रही थी बंद नहीं हुई। लेकिन एक कोरोना ने क्या कर दिया? उस गंगा को भी क्या कर दिया? स्वच्छ कर दिया। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि गंगा का जो जल है वह इतना अधिक स्वच्छ हुआ है स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो संसाधनों का दोहन तथा पर्यावरण जो संतुलन है एक अनूठा है संयोजन है जिस पर प्राकृतिक व्यवस्था तथा जीवों का अस्तित्व निर्भर करता है। मनुष्य किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर, जीवों पर। तो संसाधन की जो उपलब्धता है मानव समाज की आर्थिक समृद्धि का मूल आधार है। जहाँ पर संसाधन अधिक होंगे वहाँ पर क्या होगा? मनुष्य अधिक क्या करेगा? विकास करेगा। तो लेकिन अगर हम इनका अविवेकपूर्ण क्या करेंगे? दोहन करेंगे तो पर्यावरण पर इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। दूरगामी प्रभाव देखने को क्यों मिलेंगे? क्योंकि जब हम इनका अत्यधिक दोहन करेंगे या अविवेकपूर्ण दोहन करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? अविवेकपूर्ण दोहन करने के कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। अब पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कौन कौन सी हैं? जैसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति का जैसे ही विकास हुआ जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ा। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनका दोहन बढ़ा जिसके कारण क्या हुआ? हरित गृह प्रभाव बना रहा। लेकिन अगर हम बात करें इनके प्रयोग से पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ गया। संतुलित जो जलवायु थी वह भी लड़खड़ाने लगी। कह सकते हैं कि जो संतुलित जलवायु थी उसमें भी क्या आने लगा? परिवर्तन आने लगा। क्योंकि देखिए जब हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक मात्रा में दोहन करते हैं तो वह पर्यावरण के लिए विनाश का कारण ही बनती है। कोयले का अत्यधिक दोहन हुआ, कार्बन की मात्रा बढ़ी, पृथ्वी का तापमान बढ़ा, हरित गृह प्रभाव बढ़ा। तो ये सारी क्या हैं? पर्यावरणीय समस्याएं हैं। प्रकृति यही कहती है कि किसी भी चीज़ का अगर उचित उपयोग किया जाए तो वह हमारे लिए सहायक के रूप में कार्य करती है, लेकिन किसी भी चीज़ का अगर हम
अति दोहन करते हैं या अविवेकपूर्ण अगर उसका उपयोग करते हैं तो वह प्रकृति ही मानव के विनाश का कारण बनती है। कोरोना की बात करें, वो ये किस रीजन क्या था, मानव द्वारा निर्मित था। रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन कह सकते हैं कि प्रकृति ने क्या कर दिया, उस पूरे संतुलन को वापस से क्या कर दिया, वापस से बना दिया। गंगा नदी थी, साफ नहीं हो रही थी, प्रकृति ने क्या किया, स्वच्छ ही अपने आप ही उसको क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो यही बात है कि प्रकृति का हम अति दोहन करते हैं तो हमारे लिए वह विनाश का कारण बनती है। और अगर हम उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, या हम कह सकते हैं कि उतना ही दोहन करते हैं जिसके माध्यम से जो हमारी जलवायु है वह संतुलित रहती है, तो वह हमारे साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करती है। तो हमने मानव भूगोल में वाद पढ़े थे, तो वादों में यही कहा गया था कि मानव और जो प्रकृति है उसके संबंध को क्या प्रदर्शित उसमें किया गया था कि प्रकृति है, मानव कितनी भी बुद्धि का विकास कर ले, लेकिन प्रकृति जब चाहे मानव को समाप्त कर सकती है और जब चाहे उसको बना सकती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मानव जब इन संसाधनों का अति दोहन करता है तो यह मानव के विनाश का कारण बनती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, ध्रुव की बर्फ पिघलेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन परत में क्या होगा, ओजोन परत की सघनता कम हो जाएगी। तो ये जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ये कारण क्या है, जब हम इन प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय जो समस्या हैं उनका सामना करना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ और कही है कि प्रकृति में अनेक संसाधन ऐसे हैं जिनका निर्माण तथा संचय में दीर्घ अवधि लगती है। जैसे कोयला है, बनने में लाखों समय लगता है, और जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके दोहन में क्या लगता है, अल्प समय लगता है। जैसे कुछ वर्षों में उनका दोहन कर लिया जाता है, तो कोयले को बनने में सैकड़ों वर्षों, करोड़ों वर्षों का समय लगा, लेकिन उनके दोहन करने में कुछ ही समय लगा। तो फलस्वरूप जो संसाधन संकट है वह क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अगर किसी वस्तु को बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है तो ऐसी वस्तु को हम दोबारा से निर्मित नहीं कर सकते हैं, जबकि उसको हमने क्या किया, दोहन करने में कुछ ही वर्षों में क्या किया, हमने उसका दोहन कर लिया। तो दोनों में क्या मिला, जो समय सीमा थी वो दोनों की अलग पाई जाती है। कह सकते हैं कि जिस वस्तु को करोड़ों वर्ष बनने का समय लगे और हम उसको कुछ ही वर्षों में समाप्त कर देंगे, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं हम उनका दोबारा से निर्माण नहीं कर सकते हैं। संसाधन उपयोग के अगर गलत तरीकों की बात की जाए तो पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहे हैं। अगर संसाधनों का हम गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहे हैं, जिन पर नियंत्रण पाना क्या है, असमर्थ या आसान कार्य नहीं है। जिन पर नियंत्रण पाना मानव के लिए आसान कार्य नहीं है। वर्तमान समय में हमारे विश्व के सम्मुख बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में या जिन पर नियंत्रण पाना क्या है, असंभव है। अगर हम बात करें औद्योगिकरण के कारण कौन सी होती है, अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। और बढ़ते औद्योगिकरण के कारण ओजोन की जो परत है वो क्या होती जा रही है, ओजोन की जो सघनता है वह कम होती जा रही है। अंटार्कटिका पर ओजोन परत में क्या हो गया, उसकी सघनता कम हो गई, और हम वैसे क्या बोलते हैं, ओजोन में छेद हो गया। तो तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि होगी, ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, सागरीय जल है तो उसका जो जल का स्तर है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, छोटे छोटे जो द्वीप हैं, टापू हैं, वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका कारण क्या है, मानव का अति दोहन करना, अत्यधिक औद्योगिकरण, अत्यधिक नगरीकरण, ये सभी कारण हैं जिसके कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का मानव को सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात आती है कि मनुष्य पर्यावरण का एक मुख्य संसाधन है। मनुष्य पर्यावरण का एक मुख्य संसाधन है जो संसाधन निर्माण तथा दोहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य क्या करता है, अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, उन सभी के कारण संसाधनों का जो है वह निरंतर क्या करता जा रहा है, दोहन करता जा रहा है। अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए, सामाजिक विकास करने के लिए वह क्या करता है, इन संसाधनों का निरंतर दोहन करता जा रहा है। लेकिन अपने विकास के संसाधनों के दोहन को अनिवार्य मानने वाला मानव समुदाय पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से क्या है, आशंकित है। कह सकते हैं कि पर्यावरण में स्थित संसाधन मानवीय समृद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन अति दोहन मानवीय अवनति का कारण भी बनेगा। जिस प्रकार से अगर हम उनका उचित दोहन करेंगे वो मनुष्य के विकास में सहायक होंगी।
अगर हम उनका प्रतिकूल प्रयोग करेंगे, अति दोहन करेंगे, तो वह मानव के विनाश का कारण भी वह ही बनेगी। तो संसाधन और जो पर्यावरण है, उन दोनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। अगर मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होंगे तो प्रकृति क्या करेगी, मनुष्य को नष्ट कर देगी। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जिनके निर्माण में मूल स्रोत क्या है, प्रकृति है। प्रकृति क्या है, मनुष्य के लिए एक उपहार है, और वह क्या करती है, मनुष्य को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराती है, जिसके माध्यम से वह अपना विकास कर सकता है। लेकिन प्रकृति एक बात और कहती है, आप प्रकृति का उतना ही उपयोग करें जो क्या हो, संतुलित हो। अगर आप अविवेकपूर्ण दोहन करेंगे तो वह आपके लिए सही नहीं होगा। जैसे ही अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ होगा, क्या होगा, प्रकृति क्या कर देगी, मनुष्य को नष्ट कर देगी। बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाते हैं, क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। महामारी आ जाती है, क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रकृति क्या करती है, वापस से उस जो प्रकृति है उसको पहले जैसा बना देती है। तो कहने का अभिप्राय ये है, मानव के लिए एक नियम बना ले, अगर एक सीख है कि अगर आप प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसका संतुलित उपयोग करते हैं, तो आपके लिए सहायक होगी। और जब आप उसका असंतुलित उपयोग करेंगे तो वह आपके विनाश का कारण बन जाएगी। प्रकृति मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है। मानव क्या करता है, अपने प्रयास से, अपनी इच्छा से, तकनीकी दक्षता से उन संसाधनों को उपयोगी बना लेता है। और वास्तविक भौतिक आधार पर प्रकृति क्या करती है, मनुष्य के लिए भौतिक आधार प्रदान करती है। मानव अपने पर्यावरण में संसाधनों का क्या करता है, दोहन करता है और आर्थिक तंत्र को मजबूत कर लेता है। भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है, जो उसकी रुचि, कौशल, क्षमता आदि या शक्तियों पर निर्भर करते हैं। और मानव तथा पर्यावरण, मानव द्वारा पर्यावरण में क्या है, परिवर्तन की एक सीमित सीमा होती है, जिसके बाहर जाने पर संसाधनों के सृजन के स्थान पर उनका ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। अगर हम इन संसाधनों का एक सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए सहायक होंगे, लेकिन जब हम इनका उस सीमित मात्रा से बाहर जाकर इन संसाधनों का उपयोग करेंगे तो क्या रहेगा, यह सृजन के स्थान पर मानव के ह्रास का कारण बनेगा। बात करते हैं किसकी, जो संसाधन भूगोल है उसकी, प्रकृति की। अब बात किसकी करेंगे, संसाधन भूगोल की, प्रकृति की। हमने बात किसकी की, मानव और पर्यावरण के जो संबंध हैं उनकी बात की। बात करते हैं संसाधन की, प्रकृति की। देखिए क्या होता है, एक छोटी सी टेबल, इसके माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। मानव क्या करता है, प्रकृति हमारे लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार करती है। मानव क्या करता है, उस प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है। प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है, हम कह सकते हैं मानव संसाधनों का उपयोग कर रहा है। मानव संसाधनों का उपयोग कब करेगा कि प्रकृति क्या है, मानव के लिए उपहार है, विभिन्न प्रकार के आपको संसाधन उपलब्ध करा रही है, ताकि आप अपने जीवन स्तर या आप अपने जीवन को अच्छे से जी सको। मानव क्या करता है, इस प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है। उपयोग कैसे करता है, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से क्या करता है, उन संसाधनों का उपयोग करता है और अपने लिए सभ्यता का विकास कर लेता है। कह सकते हैं पहले जंगली जीवन यापन था, जैसे औद्योगिकरण आया, नगरीकरण आया, मानव के जीवन स्तर में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो मानव ने क्या किया, मानव ने उसका उपयोग किया, किस आधार पर किया, तकनीकी ज्ञान के आधार पर। तकनीकी ज्ञान के आधार पर उसने अपना उपयोग किया, क्या हुआ, सभ्यता का विकास हो गया। जैसे ही मानव सभ्यता का विकास हो गया, उसके जीवन स्तर में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तकनीकी ज्ञान का विकास करने से संसाधनों की उपलब्धता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। संसाधन हमारे पास पहले भी उपलब्ध थे, लेकिन उनकी उपलब्धता में वृद्धि नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमने तकनीकी ज्ञान का उपयोग नहीं किया था। मानव जैसे ही तकनीकी ज्ञान का उपयोग करता है तो हमारे पास जो संसाधन है उनकी उपलब्धता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नए नए संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं, जिनके बारे में पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन तकनीकी ज्ञान के माध्यम से क्या हो गया, हम नए नए संसाधनों के बारे में जानना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण संसाधनों की उपलब्धता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन, जैसी उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनकी प्रकृति में भी परिवर्तन पाया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि समय के साथ संसाधनों की जो प्रकृति होती है परिवर्तनशील पाई जाती है। कैसे, जैसे कोयला है, समय के साथ क्या होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। आपने देखे होंगे कि कोयले के प्रकार होते हैं, पीट है, लिग्नाइट है। कोयले के प्रकार हैं पीट, लिग्नाइट, उसके बाद कौन सा है,
बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। देखिए अब प्रकृति में परिवर्तन कैसे आता है। प्रकृति में परिवर्तन ऐसे आता है, ये सारे कोयले के प्रकार हैं। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद बिटुमिन्स, फिर लिग्नाइट, और जो पीट होता है कह सकते हैं लकड़ी से थोड़ा सा परिवर्तित रूप होता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं अत्यधिक राख और अत्यधिक धुआं होता है, उसी प्रकार से पीट में यह विशेषता पाई जाती है। उसने कहा कि संसाधनों की प्रकृति में क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है। देखिए पहले कौन सा कोयला बनता है, पीट बनता है, सही। और अत्यधिक समय तक रहता है तो कौन सा बनता है, लिग्नाइट बनता है। और अत्यधिक समय तक और अच्छी किस्म बिटुमिन्स, और सबसे बेस्ट जो होता है वो एंथ्रेसाइट। समय के प्रभाव के कारण कम समय में पीट उत्पन्न होगा। जैसे जैसे समय की जो वृद्धि है वह बढ़ती जाएगी तो कौन सा कोयला हमें प्राप्त होगा, एंथ्रेसाइट। तो इन्होंने ये चीज़ कही है कि संसाधनों की प्रकृति में क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है। संसाधनों का कोयला है, जैसे समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ विभिन्न स्वरूपों में वह परिवर्तित होता गया, समय के साथ बदलता गया। पहले पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिन्स और फिर एंथ्रेसाइट। उसी प्रकार से अगर हम बात करें लोह अयस्क है, तांबा है, खनिज संसाधन है, धात्विक संपन्नता के आधार पर भी ये भी अपनी भिन्न प्रवृत्ति रखते हैं। संसाधनों की भी स्थिति के आधार पर भी संसाधनों की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं, जैविक संपदा, शीतोष्ण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों की जो प्रकृति होती है वह भिन्न प्रकार की पाई जाती है। देखिए कैसे पाई जाती है कि भूमध्य रेखा सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, वन जैविक संपदा पाई जाती है। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतने ही अधिक जीव जंतु अधिक पाए जाएंगे, सही है। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतने ही अधिक जीव जंतु भी अधिक पाए जाएंगे। तो जैविक संपदा सर्वाधिक पाई जाती है, नहीं पाई जाती। जैसे जैसे हम शीतोष्ण में जाएंगे थोड़ी सी कम होगी, ध्रुव क्षेत्रों में जाएंगे, आप सभी जानते हैं टुंड्रा, अगर वनस्पति की बात करें, टुंड्रा क्षेत्रों की बात करें, बर्फ ही बर्फ आ जाती है। तो तीनों क्षेत्रों में क्या पाई जाएगी, जैविक संपदा में भिन्नता पाई जाएगी या नहीं। तो ये चीज़ कही गई है कि स्थिति भी क्या करती है, इस जैविक संपदा को निर्धारित करती है। स्थिति देखिए भूमध्य रेखीय है, शीतोष्ण है और शीत प्रदेश है। तो जैसे जैसे क्षेत्र में या स्थिति में परिवर्तन होगा तो जो जैविक संपदा है उसमें भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो ये संसाधनों की बात कर रहे हैं, किसकी, प्रकृति की। क्यों, क्योंकि प्रकृति क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे कोयले की हमने बात करी, कोयले की पहले प्रकृति कैसी थी, पीट था, फिर कैसे हुआ, लिग्नाइट हुआ, फिर बिटुमिन्स, फिर एंथ्रेसाइट। तो उसकी जो प्रकृति थी वो क्या होती गई, समय के अनुसार उसका जो व्यवहार था समय के अनुसार क्या होता गया, परिवर्तित होता गया। प्रकृति को बोलते हैं नेचर। तो नेचर मतलब उसका व्यवहार। तो व्यवहार कैसे किया, पहले पीट था, फिर लिग्नाइट हो गया, तो क्या हुआ, उसकी जो प्रकृति थी उसमें परिवर्तन आता गया। सांस्कृतिक भूदृश्य जो विभिन्न वर्गों के संसाधन है, परिवर्तनशील रहते हुए अपनी प्रकृति, उनकी प्रकृति भी बदलती रहती है, और जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ मानवीय क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनकी प्रकृति बदलने में मानव का हाथ पाया जाता है, सही है। तो मानव भी उनकी प्रकृति बदलने में क्या रहता है, एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य करता है। जैसे लोहा है, कोई वस्तु बनाते हैं, क्या हो गया, उसकी प्रकृति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। तो ये चीज़ कही गई है कि संसाधनों की अगर प्रकृति की बात करें, प्रकृति गतिशील रहती है। जैसे कोयला पहले पीट में बदला, फिर किस में, लिग्नाइट में, तो प्रकृति क्या थी, गतिशील थी। तो जो निरंतर परिवर्तनशील रहते हुए नवीन स्वरूप प्राप्त करती रहती है। नवीन, उसका जो रूप था वो क्या होगा, पूर्ण रूप से बदल गया। पहले क्या था, पीट कोयला था, पीट से और जो अच्छा कोयला होता है कौन सा कोयला, लिग्नाइट कोयला। तो उसका जो कह सकते हैं कि नवीन स्वरूप उसको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तथा इसमें समय सबसे महत्वपूर्ण घटक है। समय कम लगा तो पीट कोयला रहा, अधिक समय मिला तो बिटुमिन्स तथा एंथ्रेसाइट कोयले में भी क्या हो गया, वह लकड़ी परिवर्तित हो गई। तो जो समय है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम बात करें पृथ्वी पर प्रारंभिक रूप से जलवायु की, जलवायु परिवर्तन के समय सघन वनस्पति पाई जाती थी। सघन वनस्पति पाई जाने के, सघन वनस्पति का आवरण था, लेकिन कालांतर में भूगर्भिक उलटफेर हुआ और वो वनस्पति कहाँ दब गई, भूमि के नीचे दब गई। कायांतरण हुआ, कोयला बना, पेट्रोलियम बना, और पूर्व में विकसित प्राकृतिक जो वनस्पति थी किसमें परिवर्तित हो गई, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गई। अब देखिए एक समय ऐसा था जो जिसमें डायनासोर वाला जो समय था उसमें जो विशालकाय पेड़ पाए जाते थे,
जैसे ही भूगर्भीय उल्ट फेर हुआ तो जो पेड़ थे वो कहाँ दब गए, नीचे दब गए। अब देखिए ऊर्जा कभी भी रूपांतरित, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। वो जो मोटे मोटे लकड़ी जो पेड़ थे वो किस में परिवर्तित हो गए, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। उसे क्या बना, जितना अधिक समय बना उतना, जितना अधिक समय लगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी का गुणवत्ता वाला कोयला बन गया। आप सभी जानते हैं लकड़ी से थोड़ा सा परिवर्तित रूप होता है, पीट का, उसके बाद लिग्नाइट का, फिर ब्यूटोमिन्स का, फिर एंथ्रेसाइड का। एंथ्रेसाइड सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो यही कारण था कि जितना अधिक समय लगा उसके रूप में परिवर्तन होता गया। हम कह सकते हैं वो लकड़ी किस में परिवर्तित हो गई, जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गई। कोयला बना उससे और पेट्रोलियम बना। इसके अतिरिक्त अगर हम पर्यावरण के उपयोग द्वारा मानव ने संसाधनों की प्रकृति को बदल दिया है। मानव ने क्या किया, संसाधनों की प्रकृति को पूर्ण रूप से बदल दिया है। जैसे औद्योगिक विकास हुआ, कोयले का, इन सभी चीज़ों का क्या किया उसने, उत्पादन करना, दोहन करना प्रारंभ कर दिया। प्राकृतिक जो संसाधन है या प्राकृतिक वातावरण है, विद्यमान जो भी तत्व होते हैं उसमें वो विभिन्न विद्यमान तत्वों को मानव संसाधन का रूप, मानव जो होता है संसाधन का रूप देता है तथा उसके कौशल तथा दक्षता को उसमें महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। कुछ भी हमें प्राकृतिक वातावरण में जो भी उपलब्ध होता है मानव क्या करता है, उसका उपयोग करता है। उपयोग कैसे करेगा, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से करेगा। तकनीकी ज्ञान के माध्यम से जब उसका उपयोग करेगा तो एक नई सभ्यता का विकास होगा। जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, नगरीय सभ्यता का विकास हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। क्योंकि जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, उद्योग स्थापित हुए तो नए नए नगरों का विकास होना प्रारंभ हो गया। संसाधनों की उपलब्धता में क्या आई, वृद्धि आई, और जो संसाधनों की प्रकृति है उसमें भी क्या पाया गया, परिवर्तन पाया गया। तो ये थी हमारी, क्या था टॉपिक आज का, संसाधन की प्रकृति और मानव और पर्यावरण के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। इन दोनों चीज़ों पर आज हमने डिटेल से बात की। और प्रकृति पूछी जाए तो आपको ये टेबल बनाए और इसको खूब अच्छे से एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल के माध्यम से। क्वेश्चन आपको पता है किस अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, संसाधन भूगोल को परिभाषित कीजिए और संसाधन भूगोल की प्रकृति को विस्तार से समझाइए। तो आप ये टेबल बना देना और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप मुझे बताएंगे जीवाश्म ईंधन में कौन से जो संसाधन है वो शामिल है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं या उसमें कोई 2 एग्जाम्पल आप उसके मुझे दोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।